हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। लेकिन सबसे पहले हम इसमें ये जानते हैं कि कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स बिजनेस का वो पार्ट होता है जो गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। यानी कि एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं और बदले में वो हमें कुछ दे रहा है, तो ये एक बिजनेस होता है, व्यापार होता है। कोई भी चीज हो सकती है, वो बदले में हम कुछ भी उससे ले सकते हैं जो हमारे जरूरत की चीज है, या फिर जो हमारे घर एक्स्ट्रा जो हमारे पास ज्यादा है वो हम किसी दूसरे को दे के जिस चीज की हमें जरूरत हो वो हम उससे लेते हैं। ये बिजनेस कहलाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक समस्या आ रही थी। व्यापार करने में हमें दिक्कत ये हो रही थी कि हम अपने सामान को जिस चीज को दे रहे थे, जिस भी व्यक्ति को जिसे भी हम अपना सामान दे रहे थे, बदले में हम उससे कितना अर्पित कर पा रहे हैं, क्या ले पा रहे हैं, ये उस पर डिपेंड होता था कि हमारे पास कितना मैटर है और किस क्वालिटी का मैटर है। और हमारे पास ऐसी चीज भी नहीं होती थी उस समय जिसको हम बहुत दिन तक रख सकते थे, क्योंकि हमें जब आगे जाने पे जो जो चीजों की जरूरत होती थी हम उसको एक्सचेंज के थ्रू बाहर से लेते थे। लेकिन हमारे पास वो चीज़ नहीं थी जो हम स्टोर करके रख सकें और बाद में जब ज़रूरत हो उसको दे के लें। जैसे हमारे पास अनाज की उतनी उपलब्धि नहीं थी, हम मसालों के थे, उस समय मसाले हमारे पास होते थे, तो हम उसको बाहर एक्सचेंज करने के लिए दे सकते थे, लेकिन वो काफ़ी समय के लिए रख नहीं सकते थे। फिर धीरे धीरे इसी बीच क्या हुआ, राजाओं महाराजाओं ने अपने अपने सिक्के चलाए जिसमें वो अपनी फोटो लगाए रहते थे, ऊपर उनकी खुदाई रहती थी सिक्कों पे, और वो सिक्के प्रचलन में आए। पहले वो सिक्के सोने और चांदी के सिक्के ढालते थे, और जिस हिसाब से जैसे जैसे सिक्कों की या धातुओं की उपलब्धता उनके शासनकाल में होती थी, वैसे वैसे वो सिक्कों का ढलान करते थे, और उस तरह के सिक्कों का वो व्यापार के लिए प्रचलन में आया। ऐसे धीरे धीरे करके मनी का इवोल्यूशन हुआ और हम उन्हें सिक्के दे देते थे, बदले में जो जरूरी सामान होता था वो ले लेते थे। तो धीरे धीरे इस तरह से बिजनेस को डेवलप किया गया। ऐसे कॉमर्स का इतिहास शुरू होता है, यहाँ से हम कॉमर्स की शुरुआत मानते हैं। लेकिन असली कॉमर्स की शुरुआत जब भारत में हुई, जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम था उसके थ्रू। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी। स्वदेशी और बैंकिंग सिस्टम मतलब आप समझते ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी से काफी टाइम पहले जो साहूकार हुआ करते थे, वो साहूकार क्या करते थे, हमें पैसों को उधार देते थे और बदले में वो इंटरेस्ट पे वो पैसे वापस लेते थे। या फिर वो उन्हें हम कृषि मंत्री भी दिखा देते थे कि देखिए हम खेती वेती कर रहे हैं, इसके लिए हमको पैसा चाहिए। तो वो क्या करते थे कि खेती के मतलब क्राफ्ट पे ही वो बदले में उनका पैसा देते थे, और जब फसल होती थी तो वो पैसे को ले लेते थे इंटरेस्ट के साथ। तो कभी कभी उसमें दिक्कत ये आती थी कि जब वो पैसे लेने के लिए जाते थे, तो मान लीजिए 10,000 रुपये उन्होंने दे दिया और बदले में 20,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ उनका हो गया, तो अब वो पूरी की पूरी फसल ही चली जाती थी। इससे किसानों को बहुत नुकसान हो जाता था। और अब की तरह नहीं, जैसे अब क्या होता है कि एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे और ग्रेजुएटी मनी पे अलग अलग होता है कि इसमें अलग अलग लोन्स मिलते हैं, लोन की क्वांटिटी अलग अलग होती है। पहले साहूकार लोग जो रहते थे वो लोन्स की क्वांटिटी नहीं देखते थे, वो किस चीज के लिए चाहिए इससे उन्हें मतलब नहीं था। वो केवल अपना इंटरेस्ट देखते थे, अपना इंटरेस्ट जोड़ते थे और उस हिसाब से वो पैसे लेते थे। उसी तरह इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम भी उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जैसे पहले साहूकार जो होते थे, लेंडर्स जो होते थे, उनके यहाँ पैसे रखने की सुविधा नहीं थी। लेकिन इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, जो स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम आया, इसमें एक सुविधा ये थी कि आप एक्स्ट्रा मनी जाके वहां रख सकते हैं सेफ। इसके बाद जब आपको जितनी मनी की जरूरत हो आप उनसे ले सकते थे, और बदले में एक बहुत इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा कम इंटरेस्ट पे। साहूकार की अपेक्षा ये थोड़ा सुरक्षित था, क्योंकि साहूकार लोग क्या करते थे, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी, वो जो भी होता था वो खुद रहते थे, ना कोर्ट था, ना कचहरी थी, ना कुछ था। तो जो भी था वो खुद मान लेते थे अपने आप को, और जो भी इंटरेस्ट चाहिए वो जैसे तैसे ले लेते थे। इसमें फ्रॉडुलेंट भी होता था, धोखाधड़ी भी होती थी। लेकिन इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में इन चीजों से थोड़ा सा निजात पाया था। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी समस्या थी। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में जब हम पैसे जमा करने जाते थे तो हमें बहुत कम इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन जब हम पैसे लेने के लिए जाते थे तो वो हमें पूरी तरह लूट लेते थे, कुछ ज्यादा ही पैसे लेते थे एक तरह से। तो ये एक प्रकार से साहूकार ही थे, जिसमें कुछ लोगों का समूह होता था, या फिर ये पहले व्यक्तिगत थे लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ लोगों का समूह बनता चला गया। आइए अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के सिग्निफिकेंस की या फिर इनके डिफेक्ट्स की। सिग्निफिकेंस मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करते थे। ये छोटे व्यापारियों को उधार देते थे और किसानों को एग्रीकल्चर पे भी पैसा देते थे, और उनको खरीदने में भी, जैसे व्यापार करने में या कोई भी चीज खरीदने में भी या खेत खरीदने में भी मदद करते थे कि कौन कौन सी जमीन किसानों को, जिस किसान के पास खेत नहीं था, अगर उनके पास कुछ पैसे होते थे तो वो जब जाते थे उनके यहाँ साहूकार के यहाँ, सॉरी, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में,
तो उन्हें वो खेत खरीदने में भी मदद करते थे, उन्हें कुछ पैसे प्रोवाइड कराते थे, बाद में वो उनसे इंटरेस्ट पे लेते थे पैसे। अब हम बात करते हैं इनके कुछ डिफेक्ट्स की, मतलब लिमिटेशंस की, कि कहाँ पे इनकी लिमिट्स खत्म हो जाती है, कुछ कमियां जो इनके अंदर है। जैसे पहली कमी नंबर, मतलब सबसे पहले ये हो सकता है कि ओल्ड मेथड ऑफ, इनका जो तरीका था वो पुराना था, ओल्ड मेथड ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये लोग पहले के साहूकारों की तरह व्यवहार करते थे, जैसे पहले साहूकार लोग ज्यादा पैसे लेते थे, इंटरेस्ट ज्यादा लेते थे, उसी तरह ये लोग भी बाद में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। तो साहूकारों और जमींदारों वाली प्रक्रिया थी, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये ओल्ड मेथड ऑफ बिजनेस था। दूसरे नंबर पे है डिफेक्टिंग सिस्टम ऑफ मनी लेंडिंग। इनके मनी लेंडिंग के तरीके बहुत ही पुराने थे, बहुत ही बेकार सिस्टम था इनका, क्योंकि ये मनी लेंडिंग करते थे, जैसे हमको वो ब्याज पे पैसे देते थे, तो उन्हें यही नहीं समझ में आता था कि किस प्रकार का लोन वो हमें दे रहे हैं, जैसे इस पर कितना इंटरेस्ट होगा। जैसे आज के टाइम में मान लीजिए बैंक में हम जाते हैं लोन लेने के लिए, तो हमें हाउस पे थोड़ा ज्यादा लोन मिलता है, एजुकेशन पे थोड़ा कम लोन मिलता है, और बाकी चीजों पे भी किस पे कितना परसेंट, मतलब मनी दिखाने पे हमें इतना लोन मिल जाता है। और पहले के समय में क्या होता था कि उन्हें ये पता नहीं चल पाता था कि वो कितना लोन किस पे दे रहे हैं, वो मनमान, बस हम किसी भी चीज के लिए उनसे लोन मांगे वो मनमान उससे बदले में हमसे पैसा लेते रहते थे। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये बहुत ही डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ मनी लेंडिंग था। तीसरे नंबर पे आता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन की कोई व्यवस्था नहीं थी, हम कहीं पे सू नहीं कर सकते थे इनके खिलाफ। जैसे अगर हम चाहे, हमें पता चल जाए कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो हम इनके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकते, ना किसी भी व्यापारिक संस्था में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें WTO वगैरह तो था नहीं। तो हम सीधा सीधा मजबूर हो जाते थे और बदले में हमें घर बेचना पड़ता था, या जो भी प्रॉब्लम्स आती थी हमको उनको सह के उनके इंटरेस्ट को जैसे तैसे भरना पड़ता था। कुछ भी नहीं था इनके खिलाफ, बस ये डायरेक्टली काम करते थे, ये अपने ही मर्जी के मालिक होते थे। चौथे नंबर पे आता है डिफेक्टिंग सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, मतलब ये अपने अकाउंट्स खुद लिखते थे, एक खुद की कॉपी पे अपने अकाउंट लिखते थे और बाद में उससे अंगूठा लगवा लेते थे, बाहर वालों से, मतलब जो जिसको भी मनी चाहिए उससे अंगूठा लगवा लेते थे। उनके खिलाफ कोई ऑडिट नहीं था, कोई ऑडिट नहीं था, कोई पब्लिशर नहीं था, ना कोई पब्लिशिंग थी, मतलब कोई प्रिंट था ही नहीं, सिर्फ एक प्रिंट कॉपी होती थी जो उनके पास होती थी। तो सारा रिकॉर्ड्स वो खुद अपने पास ही रखते थे, तो इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और अगले नंबर पे आता है बैंकिंग एंड ट्रेडिंग। ये लोग ब्याज देकर बदले में सट्टेबाजी भी क्या करते थे, बहुत ही घपला करते थे। इससे लोगों को और समस्याएं होने लगी जब वो अपने पैसे को जमा कराते थे और वहां से वो लेते थे पैसा, जैसे उनसे हाई अमाउंट पे पैसा ले लेते थे अगर वो, तो इंटरेस्ट के पैसे से वो सट्टेबाजी किया करते थे, इससे भी लोगों को समस्या होने लगी थी। अगले नंबर पे आता है फ्रॉड, जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि ये लोग काफी सारी घपलेबाजी करते थे, चीटिंग बहुत किया करते थे। इसके बाद आता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट बहुत ही उच्च मात्रा में लिया करते थे, जिससे कि लोगों को समस्या हो रही थी। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए इस सिस्टम को पूरी तरह से हटा देना पड़ा। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब बिचौलियों का संगठन जो आ गया, मतलब बीच वाला, थर्ड पर्सन आ गया, यानी मीडिएटर्स। तो दो प्रकार के मीडिएटर्स बीच में आए, एक तो है फाइनेंशियल मीडिएटर, मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, और एक आए ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज, मतलब जो ट्रेड करते समय बीच में बिचौलिए आते थे वो। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में जैसे इंश्योरेंस कंपनी आती थी, म्यूचुअल फंड्स, आज के टाइम पे जो म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं वो उस समय म्यूचुअल फंड्स हुआ करते थे, जो थर्ड पर्सन के तौर पे आए। एक संगठन होता था, इस संगठन के थ्रू ये लोग पैसे को इन्वेस्ट करते थे और उनसे वो अपना पैसे लेते थे, उसमें ब्याज थोड़े कम होते थे, इसलिए लोगों के लिए बेहतर होता था। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आया एक इंश्योरेंस कंपनी आई, एक आया म्यूचुअल फंड, इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी आए, जैसे वो होता है ना आरडी मतलब रिकरिंग, वो क्या कहते हैं डिपोजिट, जो रिकरिंग डिपोजिट होती है वो भी ट्रेडिंग के फाइनेंशियल में आ गया। इसके बाद एक आया फिक्स डिपॉजिट, इसके बाद ब्रोकर्स आ गए, दलाल, ब्रोकर्स का होना तो जरूरी ही है। फिर आए नॉन बैंकिंग कंपनी, इसके बाद नंबर आया ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज का, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे आते थे एजेंट्स, जो ब्रोकर्स होते थे, जो कंपनी का संपर्क हमेशा रहा करते थे। और इसके अंतर्गत पहले माल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था, मतलब वितरक के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर के पास जाता था, और होलसेलर से फिर रिटेलर के पास, रिटेलर से कस्टमर के पास आ जाता था। इसके बाद नंबर आता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें कि सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, जैसे जो व्यापार में हम जो भी सामान हम कहीं से खरीदते थे व्यापार करने के लिए, तो हम उस सामान को कैसे एक जगह से दूसरे जगह लाए, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चला, थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसमें लैंड ट्रांसपोर्ट आया, इसके बाद वाटरवे आया, और एयर ट्रांसपोर्ट आया, पाइपलाइंस और केबल ट्रांसपोर्ट्स आए। पाइपलाइन और केबल ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ बड़े शहरों के लिए था, जैसे बड़े शहरों में जैसे LPG के थ्रू सप्लाई होती है,
और केबल का मतलब जैसे डीटीएच हो गया, जो डीटीएच होता है उसमें क्या होता है, केबल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सब चीजें। इसके बाद लास्ट नंबर पे आता है स्पेस कॉरपोरेशंस का, जिसमें कि डिश टीवी आता है, सिग्नल्स आते हैं, सैटेलाइट कनेक्शंस आते हैं, जितने भी सैटेलाइट मतलब उपग्रहों के थ्रू जो कनेक्शन होता है, जो सिग्नल्स आते हैं, वो सब स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आते हैं। अगला नंबर आता है ट्रेडिंग कम्युनिटीज का, जिसमें कि एक एजेंट होता है जो कि सामान डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने में मदद करता है। डिस्ट्रीब्यूटर से वो होलसेलर के पास जाता है, फिर वो रिटेलर और फिर कस्टमर के पास पहुंचता है। इसके बाद अगला नंबर आता है मर्चेंट कॉर्पोरेशन का। मर्चेंट कॉर्पोरेशन में कुछ बड़े मर्चेंट जो होते हैं उनकी कंपनियां होती हैं, वो स्थापित कंपनी होती है, जिसमें कि वो हमारी बहुत तरीके से मदद करते हैं। जैसे सबसे पहले उसमें वो करते हैं कि वो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंस, कि अगर आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये पैसों के टर्म में आपकी हेल्प करते हैं और आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद नंबर आता है प्रमोशनल एक्टिविटीज का, जिसमें आता है अगर आपको कुछ प्रमोशंस करवाना है या अपने प्रचार वगैरह करवाना है तो ये आपका उसमें भी हेल्प करते हैं। अगर आप अपनी कंपनियों का दाम बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वस्तुओं का दाम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एडवर्टीजमेंट भी करके देंगी। और इसके बाद अगला नंबर आपका आता है ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर्स का मतलब होता है दलाल, जो कंपनियों से पैसे लेके इनके लिए पैसे शेयर करते हैं और एक लोगों से दूसरे लोगों तक ये उनका शेयर पहुंचाते हैं, शेयर खरीद के। कॉर्पोरेशन, जिसमें आता है स्पेस कॉर्पोरेशन। स्पेस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो डिश टीवी होती है, सिग्नल्स जो होते हैं, सैटेलाइट कनेक्शन होता है, जैसे कि सैटेलाइट के थ्रू जो सारे सिग्नल्स हमें प्रोवाइड होते हैं वो सब स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। इसके बाद नंबर आता है ट्रेडिंग कम्युनिटीज का। तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज में पहले एजेंट से जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, इसके बाद होलसेलर के पास आता है, फिर इसके बाद रिटेलर, और रिटेलर से फिर कस्टमर के पास जो सामान पहुंचता है वो काफी मॉडरेटेड होता है, जो काफी फायदेमंद होता है और काफी सही रहता है। इसके बाद आता है मर्चेंट कॉर्पोरेशन, जो कि हमारी बहुत तरीके से मदद कर सकता है, क्योंकि जो बड़े मर्चेंट्स होते हैं वो एक कॉर्पोरेशन बनाते हैं, फंड बनाते हैं, इकट्ठे करते हैं, जिसमें कि वो नए नए जो मर्चेंट्स होते हैं, जो नए व्यापारी होते हैं, उनकी वो मदद करते हैं। तो इसमें आता है जैसे कुछ इसमें फंक्शंस होते हैं, जैसे वो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस। फाइनेंस प्रोवाइड का इंसेंस ये होता है कि वो हमें पैसे का इशू नहीं होने देते हैं। जब हमें कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें जो पैसों की जरूरत पड़ती है उस कमी को वो पूरा करते हैं, वो हमें लोन भी दिलाते हैं और पैसों के टर्म में बहुत मदद करते हैं। इसके बाद नंबर आता है प्रोफेशनल एक्टिविटीज का, मतलब वो हमारे व्यापार को प्रमोट भी करते हैं, जिससे अगर दाम बढ़ाना चाहें चीज़ों का, जैसे कि कोई भी चीज़ का वैल्यू बढ़ाना चाहें तो वो प्रमोट करने में हमारी मदद करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं और उसको फ्रंट पे ले आते हैं। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज का, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर होते हैं वो एक शेयर को दूसरे शेयर तक पहुंचाते हैं, मतलब शेयर्स को खरीदते हैं, फिर उसको उचित दामों में बेच करके वो हमारा इसमें फ्रंट पे लाभ करवाते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है एडवाइज इन मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन, मतलब अगर हम चाहते हैं हमारे व्यापार का नवीनीकरण हो जाए, नई नई सुविधाएं हमको मिले, जो नई नई सरकार के द्वारा थ्रू जितनी भी सुविधाएं होती है वो सब अगर हमको चाहते हैं कि हमें मिले, या हम चाहें कि अपने व्यापार में मॉडर्नाइजेशन करते हैं, अपने व्यापार का नवीनीकरण करते हैं, तो इसमें भी वो हमारी मदद करते हैं और उसका नवीनीकरण करवाते हैं। इसके बाद नंबर आता है एक्सपेंशन का, मतलब अगर हम चाहें अपना व्यापार बढ़ाना चाहें या किसी दूसरे बड़े व्यापारी के साथ आपस में विलय करना चाहें तो इसमें भी ये हमारी बहुत मदद करते हैं। और इसके बाद आखिर में दो ट्रेड सेंटर्स भी हैं जो हमारी बहुत मदद करते हैं, जैसे IITC है सेंटर, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है, और दूसरा है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ट्रेड हम सिर्फ दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो इंडिया के अंदर, इंडिया में ही ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इंडिया के बाहर जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी है, और यहाँ के लिए एक WTO में भी स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो ये जो दो कंपनियां हैं, जो IITC है और एक जो WTO है, तो ये दोनों मदद करते हैं हमारी ये रोकने के लिए कि कहीं कोई घपलेबाजी ना हो, किसी के साथ फ्रॉड ना हो, चीटिंग ना हो, और किसी के साथ कोई भी मतलब कोई प्रकार का विश्वासघात ना हो। इसलिए वो क्या करते हैं, ये दोनों कंपनियां, जैसे इंडिया में इंडियन इंटरनेशनल जो ट्रेड सेंटर है वो क्या करता है, वो भारत में भारतीयों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और WTO भी हमेशा इसका सहयोग करता है, और वो हमेशा ध्यान रखे रहता है कि कहीं किसी के साथ कुछ गलत ना हो। तो ये पहले के जमाने में जो होता था, जो कोई कंट्रोल नहीं था, आज हमारे पास ये बहुत ही बड़ा कंट्रोल है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर बताइए। थैंक यू।